अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 22 एक होमवर्क था, उसमें प्रॉपर मेक और बाय नहीं है, उसमें है आउटसोर्स। तो जो हमारी लोकल है प्रोडक्शन, जो लोकल सेल है, वो तो हमने करनी ही करना है प्रोड्यूस। ये सिर्फ इस एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले के लिए मेक और बाय। एक तो ये बात थी इसमें जिन्होंने किया है। दूसरी बात ये थी कि ये जो एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर है, ये प्रॉपर बाय ऑप्शन नहीं है, ये आउटसोर्सिंग ऑप्शन है। और जिसने हमें इस ऑफर के पैसे बताए हैं उसने कहा है कि मटेरियल आपने देना है, तो इसलिए बाय ऑप्शन में भी मटेरियल कॉस्ट आ रही है, जो कि एक्चुअली बाय ऑप्शन नहीं है, आउटसोर्स ऑप्शन है। तो एक हमने खुद मेक करना है और एक आउटसोर्सिंग ऑप्शन है। तो आउटसोर्सिंग वाले में लेबर वेरिएबल की जगह वो आउटसोर्सिंग के पैसे आ गए, लेकिन मटेरियल लिखना पड़ेगा। तो ये दो बातें हैं जो मैंने बतानी है। आप बताएं इसमें जो पूछना। क्यों निकाली है? नहीं, मैंने आपको दो तरीके बताए थे और ये कहा था कि ज्यादा लॉजिकल दोनों की कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। मैंने ये कही थी बात, वो उधर खड़े होकर कही थी। और शायद मेरा ख्याल है ये भी मैंने इस क्लास में कही हुई है बात कि दोनों की सेल प्राइस भी फर्क हो सकती है। तो इसलिए ज्यादा लॉजिकल कंट्रीब्यूशन ही कहा था मैंने। कंट्रीब्यूशन सही? अरे नहीं सही ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल में एक, अच्छा आप सिर्फ बाय प्राइस कह रही हैं या वो जो साथ मटेरियल वगैरह भी है, यानी पूरा आउटसोर्स ले रहे हैं, तो फिर तो वही आएगा। आप सिर्फ वो पैसे तो नहीं ले रही जो वो उसने ऑफर किए हैं, पूरे आउटसोर्स वाले खर्चे ले रहे हैं, तो वही आएगा, क्योंकि सेल प्राइस तो सेम ही है। वही आ रहा है, देख चेक कर लेना दोबारा, वही आ रहा है। सेल प्राइस सही है, इसलिए आप खर्चों को कंपेयर कर लें, वही आ रहा है। ऑटम 22 में और आपने जो पूछना है बताइए। अच्छा, मंडे को आप में से किसने होना है? अच्छा अच्छा, फिर हो सकता है कि गुलबर्ग करना पड़े, क्योंकि यहाँ आएंगे नहीं सारे, पूरे नहीं आएंगे हैं, पूरे नहीं आएंगे ना भाई, गुलबर्ग वाले भी होंगे तो पूरे नहीं आएंगे हैं जी। तो जिस तरह से आप सबने जज्बात में हाथ उठा लिया वो भी उठा लेंगे, मैं फिर कैसे करूंगा उस दिन फैसला? यहाँ आएंगे, नई जगह बनेगी, फिर वो उधर नहीं नजर नहीं आ रहा जी, इधर वो सांस नहीं आ रहा, वो किसी का पाँव उसके मुंह पे आ रहा होगा, चलो फिर चल के उठ के हम गुलबर्ग चले जाएंगे, फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर भी वहां भी पूछ के, वहां से भी पता करके, अब सच्ची सच्ची बताएं दोबारा किसने आना है मंडे को? हैं? अगर इधर हुई तो अच्छा, और अगर उधर हुई तो किसने आना है? ठीक, चले वहां भी हैं। ये अगला सवाल है, ये मैं आपको वहां पर पूछ के तो जगह फाइनल कर दूंगा कि मंडे को यहां या वहां, ये कंफर्म कर दूंगा। अच्छा, टाइम मुझे 4-5 घंटे तो चाहिए होंगे, तो 9 बजे, 9 बजे मैं वहां बाकी से कंफर्म करके तो फिर आपको मैसेज करवा दूंगा। कल कॉस्ट नहीं है, कल FAR 1 और FAR 2 है, तो आपको फिर मंडे को ऑफिस करेंगे। ठीक है जी, 4-5 घंटे भी ज्यादा बोल दिए मैंने तकरीबन 4 को सवाल कराने हैं, तो इसलिए शायद 4-5 घंटे बोल दिया हैं। हाँ, ब्रेक भी होनी है बीच में, तो ठीक है, 9 बजे से शुरू इंशाल्लाह।
रोशनी रोशनी में फारिग कर दूंगा। कल मैंने एक सवाल किया था बोर्ड पे, तो उसके हवाले से ना गुलबर्ग में बच्चे ने सवाल पूछा, तो मुझे वो सवाल मजे का लगा, मैं आपको भी बता देता हूं। कल वाले सवाल में एग्जिस्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ था, कल वाला सवाल, और उसके लिए आपको कहा था कि उसको या तो रेंट वाली ऑप्शन में इनफ्लो दिखा दें और बाकियों में कुछ ना करें, या फिर रेंट वाले में कुछ ना करें और बाकियों में उसको कॉस्ट दिखा दें। तो अगर हम इसको रेंट आउट वाली में इनफ्लो दिखा दें तो बाकियों में फिर खामोशी। लेकिन जब प्लांट बेच रहे थे तो वो हम तीनों में दिखा रहे थे। मटेरियल को बस एक में दिखा दें, बाकियों में ना दिखाएं, प्लांट को तीनों में दिखा रहे हैं, तो वो भी पहले ही पड़ा हुआ है, मटेरियल भी पहले ही पड़ा हुआ है। तो फिर इसमें फर्क कैसे याद रखें? प्लांट को सेल करना ही है। अच्छा, देखें, अगर तो एक पड़े हुए रिसोर्स का एक ही हल है कि या बिकना था या नहीं बिकना था, तो जिस ऑप्शन में बिकना था वहां इनफ्लो दिखा दें, जहां नहीं बिकना था वहां कुछ ना दिखाएं। अगर कोई एक रिसोर्स है जिसने या तो बिकना है या नहीं बिकना है, यानी सिर्फ हां या ना है, या बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो जहां बिकना है वहां इनफ्लो दिखा दें और जहां नहीं बिकना वहां कुछ ना दिखाएं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में बिकना है और डिफरेंट अमाउंट पे बिकना है, तो जिसमें जितने का बिकना है उतने का इनफ्लो दिखाएं। जिनके ये बात ही समझ नहीं आई तो रहने दें। कल वाले सवाल का एक मुश्किल वर्जन करते हैं। स्प्रिंग 22 पढ़ लें। स्प्रिंग 22। स्प्रिंग 22 जिम्बाब्वे लिमिटेड।
हाँ जी, पढ़ लिया तो समझाता हूं। चलिए पढ़ लिया। 1 अप्रैल 22 पे खड़े हैं हम, 1 अप्रैल 22, और जीएल ने फैसला कर लिया हुआ है, हैज प्लान्ड, कि कराची की फैक्ट्री 31 दिसंबर 22 को बंद कर देंगे, यानी आज से 9 महीने बाद। और जब ये खबर मिली तो स्किल्ड लोग तो गए, और अब मैनेजमेंट के पास फिक्र ये है कि 31 दिसंबर तक तो हमने चले ही जाना है, तो क्या 31 दिसंबर तक जो 9 महीने हैं वो कंटिन्यू करें या ना करें। जो ओरिजिनल पूरे साल का बजट था उसको उन्होंने खुद 9 महीने का कर लिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम अप्रैल से दिसंबर। ये 9 महीने का बजट है। ये कैसे पता चला है 9 महीने का? अदर इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर जितनी अंग्रेजी लिखी है मैंने वो समझाई है, उसमें कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ जी, अदर इंफॉर्मेशन। पॉइंट 1 सेल्स में आके समझाता हूं। सेल्स की कोई बात हो रही है। पॉइंट 2 में ये पड़ा हुआ मटेरियल है उसकी बात हो रही है। पॉइंट 3 बजटेड, जो ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड्स है उनका ब्रेकअप बताया हुआ है। सेल्स स्टाफ की सैलरीज के बारे में कुछ कहा है। प्लांट मशीनरी की बात हो रही है। ये न्यूमेरिकल करता हूं ना तो फिर एक एक पॉइंट बताता हूं। अब मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, फैक्ट्री बंद कर दें, यानी खुद छोड़ दें काम और किराए पे दे दें। तो ये किराया 9 महीनों का ही बता दिया, 20 मिलियन फॉर 9 मंथ्स। पेनल्टी देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल का ये होगा, फलाने को सैलरी देनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशंस में आके करके करता हूं बात। तो ये ऑप्शन 1 है जिसमें हमने फैक्ट्री किसी दूसरे को रिमेनिंग 9 महीने के लिए किराए पे देनी है, ये उसके लिए इंफॉर्मेशन दी है। और ऑप्शन 2 ये है कि बजट तो बनाया था 50,000 यूनिट्स का, ऊपर बजट में देखें, लेकिन अगर हमने कंटिन्यू किया तो चूंकि लोग वो नहीं है जो हमारे काम के थे, तो इन नए लोगों से हमें लगता है कि हम 45,000 यूनिट्स बना सकेंगे बस। तो बजट जो ऊपर 50 का दिया हुआ है, हमने उसमें से पर यूनिट इंफॉर्मेशन निकाल के तो 45 पे लगानी है। जैसे कल वाले सवाल में बजट 50 का था, तो वहां से पर यूनिट निकाल के 30,000 और 40,000 पे लगाया था, तो वो हमने 45,000 पे लगाना है। और जब सवाल मुश्किल बना ही रहा था तो उसने कहा क्यों ना लर्निंग कर्व भी टेस्ट करवा लें, तो ये फिर लर्निंग कर्व की भी आगे इंफॉर्मेशन आ गई। बाकी फिर सॉल्व करते हैं तो बनाते हैं। तो अगर टूटी फूटी पिक्चर भी समझ आ रही है तो कंटिन्यू और शट डाउन पता चल रहा है। और कल वाले सवाल से निस्बतन आसानी उसने ये कर दी, एडवाइज विच ऑफ दी 2 ऑप्शंस। कल तो ढूंढ के 3 निकाली थी, तो अब 2 ही ऑप्शंस हैं और उनमें से बता दें कौन सी फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। 20 नंबर का सवाल तो कर लेते हैं भाई। तो एक ऑप्शन बना लेते हैं रेंट आउट, और रुपीज लिख लें, मिलियन लिख लें, थाउजेंड लिख लें। कल रुपीज लिख लिए थे, आज चलो 1000 लिख लेते हैं। और दूसरी ऑप्शन है कंटिन्यू। ये 2 ऑप्शन है और मशवरा यह है कि शुरू से लेके पढ़ते जाएं, तो जो फिर जहां जहां लिखना होगा वहां लिख लेंगे। बेशक इन्होंने हेडिंग अलग अलग दी हैं, आसानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कुछ कॉमन हो। वैसे आसानी है कि इन्होंने अलग अलग बता दिए। कल वाले सवाल में कॉमन चल रहा था, तो इसमें इन्होंने अलग अलग बता दिया, तो ये डाटा ज्यादा अच्छा अरेंज्ड है।
चलें जी, पहले पैराग्राफ से हमें और पहले टेबल से बजट की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उसको हमने अपनी कैलकुलेशंस में करना है यूज। ये जो ऑप्शन 1 से ऊपर अदर इंफॉर्मेशन है, ये कुछ कॉमन डेटा हो सकता है, क्योंकि जिसका अदर इंफॉर्मेशन में जिक्र कर दिया जरूरी नहीं है उसका नीचे चल के दोबारा जिक्र करें, तो इसलिए हमें शुरू से केयरफुली चलना पड़ेगा। पहले पैराग्राफ में और बजट में सिर्फ इतनी काम की बात है कि 9 महीने का डाटा है ये बस। अब आगे चलते हैं, अदर इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, जो ऊपर सेल्स आ रही हैं, ऊपर जो टेबल में है, इन टोटल सेल्स में से, यूनिट्स में से 75% हमने कुछ कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और वो हमें पूरे करने ही करने हैं, वरना पेनल्टीज बहुत ज्यादा हैं। और उन जिन लोगों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनको हम नॉर्मल सेल प्राइस से 20% सस्ता बेचते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको नॉर्मल सेल प्राइस पे 5% डिस्काउंट दिया करते हैं। ये इंफॉर्मेशन है जो हमें ऑप्शन 2 में काम आएगी। हाँ जी, पॉइंट 1 पूछा कुछ? ये पॉइंट 1 सेल्स की डिटेल है। ये हम जब कंटिन्यू ऑप्शन में चलेंगे तो ये कंटिन्यू ऑप्शन के 45,000 यूनिट्स में काम आएगी बात। तो ऑप्शन 2 के डाटा में दोबारा से सेल्स का जिक्र नहीं हुआ। अगर सवाल पड़ा हो तो ऑप्शन 2 पे जब जाएंगे तो दोबारा से सेल्स का जिक्र नहीं है, तो फिर हम अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसको छोड़ के ऑप्शन 2 पे जाएंगे तो फिर मिस हो सकती है। सवाल एक बार पढ़ा जरूर हो ताकि ये पता चल जाता है कि कहां कहां किस किस का जिक्र है। तो सेल्स का ऑप्शन 2 में अलग से नहीं किया हुआ जिक्र, तो इसलिए पॉइंट नंबर 1 अभी सॉल्व करते जाते हैं। ऑप्शन 2 में क्या होने वाला है? 45,000 यूनिट्स। 45। अच्छा, उन 45 में से चूंकि सेल प्राइस अलग अलग है तो हमें अलग अलग यूनिट्स चाहिए होंगे, या एक ही वेटेड एवरेज प्राइस ले लें? क्यों? तो वेटेड एवरेज प्राइस ले लें। कुछ पे और है कुछ पे और है, तो वेटेड एवरेज प्राइस से नहीं काम चलेगा। क्यों? नहीं, देखें, सवाल में नहीं गिवन, मैं एम ही कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल सेल प्राइस, ये ऐसी खुद ही ले रहा हूं मैं, 2000 है, तो हम लोग उन कॉन्ट्रैक्ट वालों को 1600 का बेचते हैं और अदर्स वालों को 1900 का, शायद 20% सस्ता और 5% सस्ता है ना। तो ये 70% है, ये 25% है, तो वेटेड एवरेज ना कर लें? नहीं, क्यों भाई? 75% यूनिट्स पे वो प्राइस है, 25% पे ये प्राइस है, तो एवरेज प्राइस निकाल ले, वो 45,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों नहीं यार? ये तो पहले भी किया है 3 दफा सीवीपी में ये काम। क्यों? हाँ, 75-25 रेलेवेंट नहीं रहेगा। ये 75-25 तब था जब 50,000 यूनिट्स हैं, अब तो 50 नहीं होने, अब तो 45 होने। तो क्या उन 45,000 में भी ये 75 और 25 होंगे? नहीं, इसलिए नहीं कर रहा एवरेज, वरना ये कोई अजीब बात नहीं की है मैंने, सीवीपी में किया है ये काम। तो हम बिल्कुल एवरेज प्राइस ले लेते और उसको 45,000 से यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब ये वाला एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब 45,000 यूनिट्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे वो तो हमने अब भी पूरे करने होंगे। यानी फर्ज करें पहले टोटल 100 थे, तो ये 75 होते थे, 25 होते थे, अब 90 रह जाएंगे, ये फिर भी 75 होंगे, ये 15 होंगे, इसलिए ये वाला अब एप्लीकेबल नहीं रह जाएगा, इसलिए एवरेज नहीं कर रहे, वरना बिल्कुल कर लेते हैं एवरेज। तो इसका मतलब हमें फिर यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, और ये जो मैंने 1600 और 1900 एमवी लिख दिया, ये भी प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हम कंटिन्यू ऑप्शन में हैं और यहां सेल्स लिखने लगे, लेकिन उसके लिए कर लेते हैं वर्किंग। यूनिट्स और प्राइस निकालने पड़ेंगे। यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने होंगे? 50,000 यूनिट्स का 75 37, तो फिर अदर्स कितने होंगे? 75, ये यूनिट्स निकला है। प्राइस निकालते हैं। प्राइस कैसे निकालें? ऊपर टेबल से हमें पर यूनिट प्राइस निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो जो टेबल में आ रही हैं सेल्स, वो डिस्काउंट वगैरह माइनस करके हैं या वो ग्रॉस सेल्स हैं? इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आ रही हैं,
तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं अलग से एक्सपेंस में आ रहा होगा? नहीं, वो ऑलरेडी रिड्यूस प्राइसेस हैं। तो ये हमें इक्वेशन से फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हम कहें नॉर्मल प्राइस एक्स है तो टोटल सेल्स कितनी आ रही हैं? 83750000। टोटल यूनिट्स 50,000। 50,000 यूनिट्स का 75% है कॉन्ट्रैक्ट वाले, जिसकी प्राइस है 0.8x, और 50,000 के 25% है नॉर्मल वाले, जिनकी प्राइस है 0.95x। नहीं तो हम तो ये अभी के डाटा से प्राइस निकाल रहे हैं ना, यूनिट्स तो कर लिए, प्राइस थोड़ी चेंज हो रही है। प्राइस चेंज हो रही है कंटिन्यू में, यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस तो नहीं कहा चेंज हो रही है। कंटिन्यू ऑप्शन में सेल प्राइस कहां चेंज हो रही है? तो सेल प्राइस वही है जो बजटेड है, तो ये बजटेड प्राइस निकाल रहे हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 2255। 2000 आ रही है, 2000 आ रही है। अरे वाह, मैंने तो एम ही तुक्का ही लिखा था, ऐसी 2000 लिखा था मैंने। ये 2000 नहीं आ रही? अच्छा पता था। हाँ जी 2000। अच्छा, अब जब ये नॉर्मल प्राइस 2000 निकली है तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाले के लिए 2000 का 80 है 1600, और अदर्स वाले के लिए 2000 का 0.95 है, यानी 1900। तो इस सारी मेहनत का कंक्लूजन, आखिरी लाइन यहां अगर किसी को नजर ना आए तो इसकी बिल्कुल आखिरी लाइन ये लिख रहा हूं, टोटल सेल्स 37,500 पे 1600 और 75 पे 1900, और रुपीज 1000 में ही बता दें 74250। ये वर्किंग बना दें। हाँ जी, वर्किंग 1 डन। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग, यानी अभी हमारे पास इतना रॉ मटेरियल और इतने खराब यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो अब चूंकि अभी पड़े हुए हैं तो अगर कंटिन्यू किया तो उनको यूज करेंगे, और अगर रेंट पे दिया तो बेच देंगे। तो आप इनको चाहे कंटिन्यू में एज अ कॉस्ट दिखा लें, चाहे रेंट आउट में एज एन इनफ्लो दिखा लें। तो कल मैंने एज अ कॉस्ट दिखाया था, आज मैं एज एन इनफ्लो दिखा देता हूं, दोनों वैरायटियां, रॉ मटेरियल को या डिफेक्टिव वाले को भी। ये जो डिफेक्टिव वाले पड़े हुए हैं, ये खराब यूनिट्स पड़े हुए हैं, हम चाहे कंटिन्यू करें चाहे शट डाउन करें, ये तो बेच ही देने हैं। तो इनको लिखना है लिख ले, दोनों में लिखने, नहीं लिखना दोनों में ही ना लिखें। एक है रॉ मटेरियल के यूनिट्स, वो इस्तेमाल होने हैं या बिकने हैं, लेकिन ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं ये तो बिकने ही बिकने हैं, ये तो जाने ही जाने स्क्रैप सेल में, तो ये दोनों में ही एज इट इज आने हैं। तो चाहे दोनों में इनफ्लो लिख लें चाहे दोनों से ही रहने दें।
दोनों से रहने देते हैं। 10,000 किलो रॉ मटेरियल, हमने इसको 3.4 मिलियन का खरीदा था, और पॉइंट नंबर 2 में बस इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है आगे आएगा। फिर पॉइंट 3, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का ब्रेकअप बताया हुआ है कि ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं 12 मिलियन, इसमें क्या है? इंक्लूड, अच्छा अगर नहीं ठीक है, इंक्लूड डेप्रिसिएशन है, एक एग्जिस्टिंग प्लांट की होगी, कुछ भी नहीं करना है इसका। टेक्निकल फीस है, ये क्या है जी? हाँ जी, कोई टेक्निकल लोग होंगे, उनकी फीस पेड इन एडवांस, हाँ जी, दी हुई है एडवांस में, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस कह सकते हैं आप। तो इसका क्या करें? कुछ भी नहीं, गए पैसे ये। और फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी है जो ऊपर आ रही है 3.6 मिलियन, इसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन है। द रिमेनिंग एलोकेटेड है, तो एलोकेटेड का भी कुछ नहीं करना। तो डेप्रिसिएशन का तो वैसे कुछ नहीं करना, क्यों? एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन है, ये वैसे भी हो जानी थी, कल 1,70,000 का भी कुछ नहीं किया था। टेक्निकल फीस चूंकि पेड इन एडवांस है, तो ये भी पैसा जा चुका, इसका भी कुछ नहीं करना। और सुपरवाइजर की सैलरी की आगे आ रही है बात, तो वो आगे देखते हैं, और बाकी सब जनरल ओवरहेड्स हैं, तो ये फिक्स्ड एफओएच गए। पॉइंट नंबर 4, ये जो ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कितने? 8200, रिप्रेजेंट या इंक्लूड, क्या फर्क है? सारे यही हैं, रिप्रेजेंट या कंसिस्ट ऑफ होता तो भी यही होते। क्या है? ये 5 लोग हैं जिनको हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, और 31 दिसंबर तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके बारे में भी नीचे बात आ रही है अलग से, तो इसको भी आगे चल के देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्लांट इतने का खरीदा था और अभी बेचेंगे तो 2.8 का बिकेगा, तो ये रेलेवेंट है। अभी बेचेंगे तो ये 0.5 तक की इंफॉर्मेशन कर ली इस्तेमाल। अब आते हैं ऑप्शन 1। नहीं यार, बस छोड़। हाँ जी, पॉइंट 1, रेंट आउट करेंगे तो रेंट इनकम मिलेगी, कितनी मिलेगी? है जी 20,000, 20। पॉइंट 2, हम अगर अभी फैक्ट्री छोड़ के किसी को किराए पे दे गए, तो हमने किए होंगे कुछ लोगों से वादे, और वो वादे तोड़ने पड़ेंगे, तो 3.8 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनल्टीज 3,800। अच्छा, यहां पे एक सवाल की मैं उम्मीद कर रहा था, आया नहीं, हो सकता है क्लियर हो सबको, रहने दें, हैं? चलें पूछ लेता हूं। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हम पूरी नहीं कर सकेंगे, ये कौन सी हैं? कौन सी वाली? वो जो 75% वाली है, तो हम वहां पर उसको सेल ले रहे हैं, तो यहां पर ना करने को एज अ कॉस्ट ले रहे हैं। हम यहां उनका करना सेल ले रहे हैं, और यहां ना करना एज अ कॉस्ट ले रहे हैं। हम उस सेल ना करने को कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो सेल होंगी, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नहीं होंगी, लेकिन पेनल्टी पड़ेगी। तो सेल को नहीं मैंने वहां इन और यहां आउट दिखा दिया, ये पेनल्टी उसके अलावा अलग चीज पड़ेगी। चलें ठीक है। ये तो पॉइंट नंबर 3, जो ऊपर 10,000 किलो का जिक्र था, ये उस 10,000 किलो की बात हो रही है। कैसे पता? क्लोजिंग रॉ मटेरियल।
ये जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है ये हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने इसका एक हल सोचा हुआ था कि या तो इसको बेच देंगे या फिर इसको हम इलाज करा के रीटा बना लेंगे। तो हम क्या करने वाले थे जिसमें हमें, तो कल वाले सवाल में मैंने इसको यहां पर एज अ कॉस्ट दिखाया था, यहां नहीं दिखाया था, तो ऐसे भी ठीक है, या यहां पर ना दिखाएं, यहां पर एज एन इनफ्लो दिखा दें। यार ये जरा पता करके बताना जरूर, ये क्या है साथ करीबी क्या हो रहा होता है? वर्किंग टू एग्जिस्टिंग मटेरियल से बेनिफिट, तो ये हमने देखना होता है ज्यादा फायदा किस में होना था। एक तो होना था हमें इसको बेच के कितने का 160 इंटू 10,000 किलो तो 1.6 मिलियन, एक ये होना था। और दूसरा हल था कि हम इसका इलाज करा के रीटा बनवा लेते। तो अगर रीटा बनवाते तो एक तो हमें 9,000 किलो खरीदने का पैसा बचता, लेकिन इसके इलाज पे 140 लगता। ये देखें क्यों, पर केजी ऑफ इनपुट। तो इससे क्या मिलने वाला था 17, तो हम फिर यकीनन ये करने वाले थे। तो आप इसको यहां इन्फो भी दिखा सकते हैं और कल वाले की तरह यहां ना दिखाएं और वहां आउटफो दिखा दें। जी वर्किंग टू में बताएं, कुछ पूछना था? जी 9,000 लिखा, 9,000 किलो बनेंगे ना। हाँ जी मटेरियल ओके। पॉइंट नंबर 4, अच्छा ये जो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है ना, इसमें ओवर एक्सपेक्ट कर लिया शायद एग्जामिनर ने स्टूडेंट से। देख लेते हैं आपको इसकी बात समझ आती है कि नहीं। ऊपर जो सुपरवाइजर की सैलरी का जिक्र था पॉइंट नंबर 3 में, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 3 मिलियन, और ऊपर बजट कितने अरसे का दिया हुआ है। तो हमने अगर इस फैक्ट्री को कंटिन्यू किया तो 9 महीने ही रह गए हैं, कंटिन्यू किया तो 9 महीने रह गए और इन 9 महीनों का ही 3.6 मिलियन ऊपर आ भी रहा है। लेकिन ऑप्शन 1 के पॉइंट 4 में लिखा है, और ऑप्शन 1 की हेडिंग ही यही है कि हम फैक्ट्री बंद कर दें, तो फिर पॉइंट 4 में कहा हुआ है कि उसको हमें 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। नहीं कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, उसको 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो बंद कर देंगे तो 12 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, और काम करवाएंगे तो ये क्या बात है। हाँ ये ना उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली बात हो रही है, जिसको आप तो खैर हॉस्टल वाले बच्चों को भी अंदाजा होता है, नोटिस देना होता है एक चीज कि नोटिस देना पड़ेगा।
तो उसके चूंकि हो सकता है उसको पहले ही कह दिया कि 9 महीने बाद तुमने फैक्ट्री बंद करी देनी है, तो ठीक है 9 महीने का नोटिस हो गया, तो जितने महीने आप काम करेगा उतने महीनों की सैलरी ले लेगा। लेकिन चूंकि हम क्लोज नाउ कर रहे हैं तो वो कह रहा है मुझे तो पूरे साल के पैसे चाहिए। तो ये .4 की अंग्रेजी में छुपी हुई है बात, नोटिस वाली। ये समझ आ रही है बात? चलो ठीक है। तो अगर हम उसे काम करवाएंगे यानी कंटिन्यू करेंगे तो 9 महीनों के पैसे, और अगर काम बंद कर देंगे तो 12 महीनों के पैसे। तो दोनों बातें ठीक हैं। कंटिन्यू में 9 महीनों के पैसे लिख लेते हैं या 12 के लिख लेते हैं, या फिर 9 महीनों के पैसे रहने दें, 3 महीनों के यहां पर एज अ नोटिस पे लिख लेते हैं। तो 9-12 कर लें वो भी ठीक है, 3 महीने कर लें वो भी ठीक है। मैं 9-12 लिख रहा हूं, जिसने 3 महीने लिखने हो 3 महीने लिख ले। तो सुपरवाइजर की सैलरी अगर कंटिन्यू करेगा तो फिर तो 3.6 मिलियन है, लेकिन अगर अभी निकाल दिया उनको तो फिर 3.6 तो है 9 महीने की, ये हो गई 1 महीने की, ये हो गई 12 महीने की, 4800। पॉइंट नंबर 5, ये अच्छा पॉइंट है। पॉइंट 5 समझा रहा हूं जी। पहले कहानी बता देता हूं, फिर अंग्रेजी से रिलेट करके बताता हूं। हमने वो जो किसी थर्ड पार्टी से सेल्स ऑफिसर्स लिए थे, इसका ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में जिक्र है पॉइंट। ऊपर पॉइंट 4 में जिक्र था कि ये 5 लोग हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाके रखा हुआ है हमने, 31 दिसंबर तक ये काम चलेगा। पॉइंट 5 नीचे कंटिन्यू शटडाउन में बताया हुआ है कि अगर हमने इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो 30% पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली हम इन्हीं लोगों को लाहौर भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमारा लाहौर भी काम चल रहा होगा तो वहां हम इनसे काम ले लेंगे, लेकिन उसमें फिर इनको शिफ्ट करने के 2 मिलियन अलाउंस भी देना पड़ेगा। तो अब इसमें से हम क्या काम करेंगे जिसमें खर्चा कम होगा? तो किसको कंपेयर करें? 30% को एक हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितने पैसे हैं? 8200 इंटू 30%, 24। और एक है कि हम इनको वो नहीं, जैसे इन लाहौर ले जाओ, तो इनको हम लाहौर ले जाएं अगर हम इनको लाहौर ले जाएं तो कितना खर्च करना पड़ेगा? दो लाहौर लेना चाहिए। तो हम यहां तो एक सवाल आना बनता है अभी, ये तो बनना चाहिए। नहीं, ये तो आना चाहिए है? नहीं नहीं, ये तो आउटफ्लो ही लिखना है, यहां लिखना है। नहीं, एक सवाल और चाहिए। हाँ
कंटिन्यू रखेंगे तो हाँ, यानी 9 महीने की जो उनको सैलरी देनी है, 9 महीने के पैसे नहीं देने इनको, पहले दे दिए हैं, देने ही देने। हाँ एडिशनल है, ये पेनल्टी एडिशनल है, ये एडिशनल है। हाँ भाई अगर 30% पेनल्टी दे रहे हैं तो वो 9 महीनों के पैसे भी देने हैं और ये भी देने हैं, फिर सिर्फ पेनल्टी देनी है। और अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो कंटिन्यू में लिखूं फिर 9 महीनों के पैसे। हाँ जी, सवाल क्या है मेरा? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि ये पेनल्टी है, टर्मिनेट करने की पेनल्टी है, ये लाहौर ले जाने का खर्चा है, तो उनको 9 महीने की वैसे भी तो कोई फीस देनी है ना। जैसे उसकी सैलरी 36 लाख थी तो इनके भी तो पैसे हैं, वो पैसे 8200 है, तो वो 8200 का क्या करना है ये पूछ रहा हूं है। 6200 वो कहां से आया? नहीं नहीं नहीं, 2000 तो अलग खर्चा। हाँ जी, हाँ हाँ, तो 8200 यहां आना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए और वहां आउटफ्लो आना चाहिए, किसी में भी नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, यहां खर्चा दिखा दें, यहां सेविंग दिखा दें, ये क्या? हाँ जी, 8200 का क्या करना है ये पूछ रहा हूं है। अच्छा, ये सुपरवाइजर कितना गुस्सा कर रहा है, ये वो वाली पेनल्टी दे रहे हैं उसको। उन्होंने कहा है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमेनिंग अमाउंट की पेनल्टी देनी है। तो अगर हमने रेंट आउट किया तो पेनल्टी देनी थी, लेकिन हमें लग रहा है कि इनको वहां भेजना ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए हमने ये 2000 लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सिर्फ इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अगर हमने टर्मिनेट किया तो ये खर्चा है, और अगर वहां भेजा तो फिर तो 10-200 नहीं खर्चा। तो देखें, हमने इनको अगर लाहौर शिफ्ट करना है तो वहां जरूरत है तो करना है ना, यानी वहां जो काम करवाना था वहीं इसको भेज रहे हैं, जरूरत है तो भेज रहे हैं ना, सैर करने तो नहीं भेज रहे। तो वो जो वहां हमने किसी और लाके किसी काम कराना था वो मुझसे करा रहे होंगे। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो भी इनको 9 महीने के 8200 देंगे, और अगर हम इनको लाहौर भेज देते हैं तो वहां 8200 के पैसे देंगे। तो 8200 इन एनी केस देना है, इसलिए हम सिर्फ इसको और इसको कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, और अगर ये सस्ता आ जाता तो? अभी तो आपको ये सस्ता लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं हम चूंकि कंटिन्यू करेंगे, जहां कंटिन्यू करते तो यहां 8200 देते, लाहौर भेज रहे हैं तो भी 8200 दे रहे हैं, इसलिए 8200 को हम कह देते हैं छोड़ दें। लेकिन अगर ये 1460 होता फिर? चाहे ये सस्ता होता चाहे ये सस्ता होता, 8200 इसलिए इररेलेवेंट है कि अगर ये सस्ता होता, अगर ये सस्ता होता तो हम टर्मिनेट करते, लेकिन लाहौर में तो जरूरत है ना, वहां 8200 खर्च कर रहे होते। देखें, दोबारा सुने, अगर ये पेनल्टी सस्ती होती, अभी ये सस्ता है ना, तो इसलिए लग रहा है कि 2000 हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, इनको लाहौर भेज रहे होंगे, तो लाहौर भेज के भी 8200 देना है, और यहां कंटिन्यू करने से भी 8200 देना है, तो इसलिए 8200 दोनों ऑप्शंस में देना ही देना है, इसलिए 8200 छोड़ देते हैं। अब मेरा इतराज यह है कि अगर ये 2 की जगह 1 होता, यानी पेनल्टी 1460 होती, तो फिर तो पेनल्टी सस्ती लगती है हमें, फिर हम टर्मिनेट करते। तो अगर टर्मिनेट करते, रेलेवेंट के लिए बताया था, जो आएगा जो जाएगा, जाना था नहीं जाएगा, आना था नहीं आएगा, इस जॉब पे इसकी वजह से हमें लाहौर में लोग चाहिए हैं, तभी तो उनको भेज रहे हैं। तो अगर ये भी सस्ता होता, यानी हम टर्मिनेशन पे भी जाते, तो फिर भी इनको नहीं तो लाहौर में नए लोग लाने पड़ते। लाहौर में जरूरत है ना, तो वो नए लोग लाने पड़ते, तो 8200 वो भी खर्च होता,
इनको टर्मिनेट करके फिर लाहौर के लोग लाने पड़ते। अभी तो इनको भेजेंगे तो वो लोग नहीं लाने पड़ेंगे, अगर इनको नहीं भेजेंगे तो वहां तो लाने ही पड़ेंगे। यानी अगर हम इनसे काम नहीं करवाते तो भी 8200 पढ़ना है, और काम करवाते हैं तो भी 8200 पढ़ना है। तो इसलिए 8200 को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। अगर किसी के जहन में 8200 आया ही नहीं था तो वो तो आराम से हो गया सवाल। ये तो इसलिए बता रहा हूं कि अगर 8200 जहन में आ जाए तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर लाहौर का ऑप्शन ही ना होता तो फिर हम लोग इसमें इसको आउटफ्लो लेते, किधर गया 2460 को, और यहां पर 8200 को आउटफ्लो लेते। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर मैं सवाल दोहरा देता हूं, अगर रीलोकेशन की ऑप्शन ही ना होती, सिर्फ ये पेनल्टी होती, तो हम रेंट आउट में पेनल्टी का आउटफ्लो दिखाते, कंटिन्यू में 8200 का आउटफ्लो दिखाते। ये कह रहा हूं। लेकिन इसकी वजह से वो फर्क पड़ रहे हैं ना सारे। वो लाहौर हमारा ही बिजनेस है ना। जब मैंने आपको शुरू में रेलेवेंट की मिसालें बता रहा था, बिल्कुल शुरू में, तो मैंने शायद एक ये मिसाल भी बताई थी कि जीटी कैंपस में हमने कमरा किराए पे देना है, तो गुलबर्ग कैंपस में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो उसको भी रेलेवेंट ही कहा था। है तो बिजनेस ही ना, लाहौर कोई और थोड़ी है, हमारा बिजनेस ही है, हमारी ही ब्रांच है लाहौर में। अगर पहले ही मौजूद है तो उनको लाहौर क्यों भेजना था? अगर रीलोकेशन, अच्छा अब ना अगर रहने देते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये सवाल पूरा करना है। अभी तो रेंट आउट है, अभी कंटिन्यू पे भी जाना है, अभी लर्निंग कर्व भी आपने सॉल्व करना है। वो जो पहले नहीं आपने ऐसे से सॉल्व किया था, वो भी आपने करना है सॉल्व, लर्निंग कर्व। तो ये जो अभी अगर बता रहा था, बस वो बता देता हूं कि अगर रीलोकेशन की ऑप्शन ही ना होती तो कंटिन्यू करते तो उनको 8200 देते, शट डाउन करते तो पेनल्टी देते, फिर यहां 2460 आता। तो इसीलिए कहा था कि आप 3600 दोनों जगह ही ना लिखें, सिर्फ 1200 लिख लें। तो इसीलिए एक अल्टरनेटिव भी बताया था, लिखना है तो 8200 वहां और 8200 यहां भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट बस खत्म, रेंट आउट खत्म। तो रेंट आउट ये खत्म हो गया। अब आते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू, अच्छा कंटिन्यू में सेल्स की बात दोबारा नहीं की, वो हम इसीलिए पहले ही कराएं। कंटिन्यू में आपको बातें की ही सिर्फ लेबर की हैं, तो फिर बस लेबर ही है। मटेरियल और वेरिएबल एफर्ट्स भी होगा, वो हमें ऊपर बजट से ही ढूंढना पड़ेगा। देखें कंटिन्यू ऑप्शन में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये आपको दिया ही सारा लेबर का डाटा है। मटेरियल ओवरहेड का तो कहा ही कुछ नहीं है। और आखिरी पॉइंट वो प्लांट, यहां 2800 था, वहां कुछ और होगा, वो लिख लेंगे। तो कंटिन्यू ऑप्शन में तो मटेरियल और ओवरहेड की बात ही नहीं की, तो लगेगा ही नहीं। लगेगा वो हमें बजट से खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, वैसे तो ओवरहेड की सॉरी बात की हुई है, ये पॉइंट 2 में आके बताता हूं। मटेरियल की बात नहीं की, तो वो फिर हमें खुद ही बजट से ढूंढना पड़ेगा। तो मटेरियल बजट में कितना है? 36,000। अच्छा अब ये जो 36,000 है, 36 मिलियन है, चले ये जो 36 मिलियन है ये 50,000 यूनिट्स का है, हमने बनाने हैं 45। हाँ जी ओके, लेकिन ये तो पहले ही पड़ा हुआ है, ये तो पहले ही पड़ा हुआ है, बाकी वाले खरीदने हैं। 3.4 मिलियन रुपए का मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, तो बाकी वाला फिर खरीदना है। 29 पर यूनिट, क्या यही किया है? ये पर यूनिट निकाला और फिर 45,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। मटेरियल, अच्छा लेबर के आवर्स तो आपने ऐसे निकाल लेने, और वो आपने देखा निकाल भी लिए, वर्किंग 4। तो ये जो हवाई वर्किंग हुई
इससे लेबर के लर्निंग कर्व वाले आर्स निकल आए 29295 निकल आए। निकाल लें, आप नहीं निकालें। अरे ये तो मैं मिटा ही दिया, ये वर्किंग वन मिटा दी मैंने। कोई राउंडिंग ऑफ का फर्क भी नहीं आ रहा। सही। वर्किंग 4 में ये लेबर की सब एक बार एक्स रखेंगे 5 और एक बार रखेंगे 4, तो ये सारी कैलकुलेशन करके टोटल आर्स आ जाएंगे 29295। वर्किंग 4। और इनके लिए हमने वेज रेट इनसे क्या तय किया है 500 रुपए, तो इंटू 500 जी 14 29295 इंटू 500 6 4 चले 8 कर लिया। ये मैं कंटिन्यू ऑप्शन में 0.1 और 0.3 बताए हैं। 0.1 में कहा हुआ है कि चूंकि हम नए लोग लाएंगे तो वो 45,000 बना सकेंगे बस, और 0.3 के अंदर इनका लर्निंग कर्व वाला डेटा है कि 3-3 हजार के बैचेस में काम होगा, और 45,000 का मतलब है 15 बैचेस। तो पहले बैच का टाइम बता दिया, लर्निंग रेट बता दिया, तो ये 0.3 को सॉल्व करके वो 29295 आवर्स निकले। और 0.2 में लिखा हुआ है कि स्किल्ड लेबर को हम 500 रुपए पर आवर पे लाएंगे। हाँ जी लेबर। अच्छा, अब ये जो 0.2 है ना, इसमें वेरिएबल ओवरहेड निकाल के देता हूं। वर्किंग 5, अगर हम इन लोगों की ट्रेनिंग ना करवाएं तो ये ज्यादा घंटे लगा देंगे, ज्यादा आवर्स लगा देंगे। ये आवर्स का मसला इनकी ट्रेनिंग के साथ नहीं, आवर्स यही हैं। अगर हम इनकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो ये पहले जो फ्यूल और बिजली और ये सब इस्तेमाल कर रहे थे तो वो अब्बा जी का माल समझ के कर रहे थे, तो वो ज्यादा खर्चा कर रहे थे। तो उनको अगर तमीज सिखाएंगे तो फिर वो ये खर्चा कम करेंगे। तो उनको तमीज सिखाने पे 4.5 लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन इनको तमीज सिखाने से ये इंक्रीज अवॉइड हो सकती है। अगर तमीज ना सिखाएं तो वेरिएबल ओवरहेड अगर पहले 100 रुपए पर यूनिट लगता था तो वो 105 लगने वाला था। तमीज सिखा दी तो 100 ही लगेगा। ये 0.2 की अंग्रेजी का मतलब है। 0.2 की अंग्रेजी। तो फिर तमीज सिखाएं या ना सिखाएं, चेक करना पड़ेगा। वर्किंग 5, अगर हमने तमीज ना सिखाई तो पहले वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट लगते कितने हैं ऊपर टेबल से निकालना पड़ेगा। ऊपर टेबल में कितने आ रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स 11, लेकिन ये हैं 50,000 के, तो 45,000 पे इतने लगने थे, लेकिन चूंकि तमीज नहीं सिखा रहे तो इतने लगने थे जी 10395। और अगर तमीज सिखा देंगे, अच्छा अब बेशक ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वैसे तो वो वेरिएबल नहीं है, वो तो फिक्स चीज है, लेकिन हम एक्चुअली 2 ऑप्शंस में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम तमीज सिखाएंगे तो 11,45,000 ही होगा, फिर ये 1.05 नहीं होगा, लेकिन प्लस 0.45 मिलियन होगा। 10350। तो तमीज सिखा देना बेहतर है। तो हम ये तमीज सिखाने वाले को प्रेफर करेंगे। और मेरा ख्याल है बस लास्ट
प्लांट हम अगर यूज करके बेचेंगे तो वो सेल ऑफ प्लांट कितने का बिकेगा? जितने का अभी बिकना था, 242240। ये कंटिन्यू है और इसका टोटल बन गया इसका 13950 18892। तो कंक्लूजन ये हुआ कि कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर वो और डिटेल बताई होती, फिर हम वो कंटिन्यू में यानी रिलोकेशन में उसकी कोई बचत ले लेते, कुछ ऐसा होता। ये है ना। अच्छा, अब ये कंटिन्यू शटडाउन बस, तो अगर आपके पास टाइम निकल आए कर सकें तो इसका एक सवाल है ऑटम 20, ताकि आप मंडे को आए और अगर किया हो तो डिस्कस कर ले, ना किया हो तो कोई बात नहीं, ना सही। ऑटम 20 सियाब करके है कोई, ऑटम 20 एंड स्प्रिंग 24। जो कर सके, नहीं तो कोई बात नहीं है। मंडे को ना भी कर सके तो उसमें मोटी मोटी बातें खुद बता दूंगा, कर लेंगे तो अच्छी बात है। ये तो आपने ढूंढना है, ये आप लोगों ने ढूंढना है कि स्प्रिंग 24 को कौन सा है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।